बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो एडिटोरियल्स को एज यूजुअल। तो पहला है हमारा डेट, क्लाइमेट चेंज, इन्फ्लेशन। अली तौकीर शेख ने लिखा है ये। तो ये बेसिकली जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे जो क्लाइमेट चेंज से सफ़र हो रही हैं उनके ऊपर जो डेट हो रहा है, मतलब उनका जो कर्ज है उसके बारे में है ये। दूसरा है मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ के हवाले से है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से। ये डॉक्टर कमाल मोनो ने लिखा है। शुरू करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ। डेट, क्लाइमेट, इन्फ्लेशन, अली तौकीर शेख। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं कि स्प्रिंग मीटिंग ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। जो भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं रिसेंटली IMF और वर्ल्ड बैंक की, उसके अंदर जो उनका की पॉइंट्स क्या थे, उन्होंने क्या डिस्कशंस की हैं उसमें। ब्रिज टाउन इनिशिएटिव क्या है, और V20 अकरा मराकश एजेंडा ये क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे। रिसेंट ईयर में आप देखें तो ये क्लाइमेट चेंज, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो डाटा हैं उसके बारे में, और इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है थ्रू आउट मतलब ग्लोब, वो जो है वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग का एक मेन जो है पॉइंट रहे हैं। इस साल की मीटिंग का जो एजेंडा था वो भी इसी तरह ही था कि ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को किस तरह से दोबारा बनाया जाए, रिफॉर्म किया जाए, डेवलपमेंट के लिए किस तरह से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, क्लाइमेट फाइनेंस किस तरह प्रोवाइड किया जाए, मतलब जो मुख्तलिफ कंट्रीज में जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए, उनके रिस्क को, और उसके लिए अगर मतलब जो रिस्क मतलब जो उससे जो नुकसान होते हैं उसके लिए कैसे फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है थ्रू आउट द ग्लोब, तो उसको क्राइसिस की सिचुएशन में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, मतलब जो क्राइसिस से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल कर सकते हैं पाकिस्तान के सिनेरियो के हिसाब से। तो वो मुल्क इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, नुकसानदेह हो रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं इकॉनमी के हिसाब से। इसके अलावा क्लाइमेट के हिसाब से पाकिस्तान को, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कौन सा पाकिस्तान को जो है वो चैलेंजेस दरपेश हैं। और तीसरा है फॉरेन पॉलिसी कंपल्जन का मतलब है कि हमें फोर्स्ड हैं अपनी क्लाइमेट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हम फोर्स्ड हैं, हमारी पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं है। तो अब ये भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अगर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये एक मतलब पार्टिकुलरली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ये मीटिंग की, जो टाइम पीरियड था इनका, क्योंकि ये क्रूशल टाइम पीरियड, मतलब इसलिए कह सकते हैं कि ये ब्रेटन वुड्स की जो है 80th जो एनिवर्सरी थी। ब्रेटन वुड्स ये बेसिकली ये तो एक सिस्टम था कि जो इंटरनेशनल जो करेंसीज होती हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए प्रॉपर मतलब एक सिस्टम मुहैया करता था कि इतने हिसाब से हर करीब डॉलर है तो वो कितने पाकिस्तानी रुपये का बनता है, तो फिक्स होता था पहले के ज़मानों में। मतलब इतना दूर पे नहीं है, अभी 50 साल पहले इसको जो है वर्णन किया गया। 50 साल पहले तक ये सिस्टम जो लागू था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम करेंसी एक्सचेंज के लिए ये लागू रहा है। अभी फ़िलहाल इसको इतना मतलब ये ख़त्म हो गया, तकरीबन अबाउट 50 ईयर्स अगो ये ख़त्म हो चुका है। तो IMF जो है वो क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए, क्लाइमेट रिजिलियंस ये होता है कि हम अपने जो हैं अपने रहन सहन को, अपनी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द की लिविंग को, मतलब हमको माहौल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं कि हम क्लाइमेट जो है उस पर कम से कम असर डाल रहे हो, क्लाइमेट चेंज जो है वो हम कम से कम क्रिएट कर रहे हो। इसको कहते हैं क्लाइमेट रिजिलियंस। तो IMF जो है वो क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए भी और ग्लोबल फाइनेंस के लिए एक मतलब एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को अब देखें तो ये कौन से इनको चैलेंजेस दरपेश हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट का चैलेंज, और दूसरा क्लाइमेट चेंज का डेवलपमेंट का जो है इनका एक चैलेंज वो दरपेश है। इनसे निपटने के लिए उनको
मतलब क्लाइमेट चेंज से, इन्फ्लेशन से और डेट के इम्पैक्ट से निपटने के लिए उनको खसूसी जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन मीटिंग्स का जो मेन पॉइंट्स थे वो थे कि रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट गेन्स, मतलब डेवलपमेंट गेन्स जो कर रहे होते हो, मतलब तरक्की में आपकी जो चीज़ें आपको हासिल हो रही होती हैं वो रिवर्स होने लग जाती हैं, आप उससे फ़ायदा नहीं ले सकते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पावर्टी जो है, गुर्बत, वो बढ़ जाती है। पब्लिक डेब्ट, जो पब्लिक कर्ज हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के हिसाब से इसमें डिस्कशंस की गई हैं। मल्टीलेटरलिज्म, मतलब कसीरुल मुल्की जो ताल्लुकात हैं उनको बनाने के लिए इसमें जो है वो डिस्कशंस की गई हैं। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से इसमें भी उनको उनके साथ कमिटमेंट के लिए शो करने के लिए इसमें डिस्कशंस की गई हैं। तो डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये मतलब ऐसे एक्शन प्लान्स होते हैं कि जिसकी मदद से आप गुर्बत हो गई, मतलब इनक्वालिटी हो गया, और क्लाइमेट की प्रोडक्ट कंजर्वेशन हो गई, इनको आप वो इंश्योर करते हो। दूसरा, लोगों की जो सेहत है, आवाम की सेहत है, इंसाफ और खुशहाली को भी इसमें आप को वो फ्यूचर के तौर पे, प्लान के तौर पे आप इसको अपने मद्देनज़र रखते हो। तो ये होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या हुआ, मतलब समझ आया कि ये एक एक्शन प्लान्स होते हैं जिनका मकसद फ्यूचर में आने वाली पावर्टी, इनक्वालिटी और क्या कहते हैं इसका, हमारी जो क्लाइमेट कंजर्वेशन है उसके लिए काम करने के लिए जो एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। अच्छा, डेट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री को अपने डेट को पे करने के लिए, अपने कर्ज को अदा करने के लिए किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। ना तो अपनी इनकम में, क्या वो इनकम कहाँ से मतलब इंक्रीज करनी पड़ती है, ना उसको अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम करने पड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है IMF से कर्ज लेता है और उसको काफ़ी जिस तरह के जो हैं वो कंडीशंस का, टर्म एंड कंडीशन का सामना करना पड़ता है कि आप फ़लाँ चीज़ में आप टैक्स लगाओ ताकि आपकी इनकम बढ़े, फ़लाँ चीज़ में टैक्स लगाओ। इस तरह से एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए आप जो मुख्तलिफ जो होते हैं, मतलब इस पर जैसे पेट्रोलियम की मसनूआत का में जो है इजाफा कर दिया जाता है, कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। तो ये सब जो है ये डेट सस्टेनेबिलिटी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इसके लिए किसी हद तक एलिजिबल भी है चाइनीज़ सपोर्ट की वजह से। चाइनीज़ जो है डेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव उसकी वजह से, और G20 जो है उसकी तरफ से एक जो है डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, तो इन दोनों की वजह से पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो वो इसके लिए एलिजिबल हो चुका है, डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए एलिजिबल है। तो पाकिस्तान डेट रिलीफ काफ़ी भी है, वो भी इसके अंडर DSSI के अंडर पाकिस्तान वो हासिल कर चुका है अपने जो डिज़ास्टर हुए हैं फ्लड की सूरत में उसके बाद। अच्छा, ब्रेक डाउन इनिशिएटिव ये क्या होता है? पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें ब्रेक डाउन इनिशिएटिव में मतलब नए इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बनाए जाते हैं, और जो पहले से मौजूद होते हैं इंस्टीट्यूशन, इदारे होते हैं, उनको रिफॉर्म किया जाता है, उनको रिबिल्ड किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? क्लाइमेट रेजिलियंस जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वो उसको फाइनेंस किया जाता है। और दूसरा, जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको फाइनेंस किया जाता है इसके ज़रिए से, मतलब इन सारे इनिशिएटिव्स के ज़रिए से, ब्रेक डाउन इनिशिएटिव में के ज़रिए से। तो ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया था, और उनके जो हैं एक सफारतकार अविनाश प्रसाद ने इसको प्रपोज किया था ग्लासगो में भी, COP27 2022 में। तो इसको IMF चीफ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक, UN, फ्रेंच और UK गवर्नमेंट्स और बहुत सी दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से इसको काफ़ी सपोर्ट किया गया था। पेरिस समिट में जो जून में हुई थी और COP28 जो दिसंबर में हुई थी, इसमें इस इनिशिएटिव को काफ़ी एडवांसमेंट्स जो हैं वो मिली थी। इसमें 6 इसके कलीदी पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके ब्रिज टाउन इनिशिएटिव के।
पहला क्या है कि लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी क्या होता है कि किसी भी कंट्री का, किसी भी कंपनी का कह लें कि उसकी वो एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ अ कंट्री, कि वो अपने जो एसेट्स हैं उनको किस तरह से कैश में तब्दील कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं, उनको वो बेचते हैं, ये उसको बैंक को वो गिरवी रखा कर उसके बदले में कैश लेते हैं। तो ये एक लिक्विडिटी को, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। उसकी एबिलिटी कितनी है उसको कैश में, अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने की। दूसरा होता है इंक्रीजिंग डेवलपमेंट लैंडिंग, कि डेवलपमेंट के लिए जो कर्ज दिए जाते हैं उसको बढ़ाया जाए। इसको $500 बिलियन तक एनुअली जो है वो ग्लोबली इसको लाया जाए। किसके लिए? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। तीसरा क्या था कि ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट की जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको तकरीबन $1.5 ट्रिलियन पर ईयर पर लाया जाए। ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आप ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करते हो, ऐसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें जो आप अडॉप्ट करते हो कि जिसकी वजह से आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। ऐसी पॉलिसीज बनाते हो कि जिनके ज़रिए से आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। अच्छा, चौथा इसमें क्या था, चौथा पॉइंट क्या था, ब्रिज टाउन इनिशिएटिव का चौथा पॉइंट था कि जो गवर्नेंस है, मतलब आप जो लीडर्स हैं, सरबराह हैं मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, फॉर एग्जांपल आप IMF को देखें, वर्ल्ड बैंक है, तो इनके जो गवर्नेंस है उसको रिबिल्ड किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, ताकि इसका फ़ायदा क्या होता है कि उनको मज़ीद जो है बराबरी और इंक्लूसिव बनाया जा सके, इक्विटेबल और इंक्लूसिव बनाया जा सके, और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर बनाई जा सके। पांचवा पॉइंट इसका क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाए, जिसको जो कि ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन और एक जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को वो सपोर्ट करे। जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक इंसाफ पसंदाना, एक इक्विटेबल, एक मतलब इक्वलिटी के डिपेंडेंट जो है ट्रांसफॉर्मेशन, वो उसको सपोर्ट करे। डेट सस्टेनेबिलिटी को, डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डेट सस्टेनेबिलिटी को हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है डेट सस्टेनेबिलिटी? कि आप कर्ज अदा करने की सलाहियत कितनी रखते हो, कि आपको जो आगे आपके कर्ज अदा करने के लिए आपको किसी किस्म की अपनी इनकम या एक्सपेंडिचर्स में चेंजिंग ना करनी पड़े, तो इसको डेट सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। इसको किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है, और कंट्रीज़ को, मुख्तलिफ कंट्रीज़ को अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने में उनकी किस तरह मदद की जा सकती है, कि उनको लो इंटरेस्ट पे फाइनेंस किया जाए ताकि वो अपने कर्ज को अदा कर सकें। क्लाइमेट ट्रिगर्ड डिज़ास्टर्स, जो कुदरती आफात होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इस तरह की आफात होती हैं, तो इसमें एक ब्रिज टाउन इनिशिएटिव में एक ऐसा क्लॉज भी ऐड किया गया है कि ऐसी कंट्रीज़ को जिनमें इस तरह की आफात होती हैं, तो उनको इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो अपने कर्ज पे जो सूद अदा कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, उसको टेम्परेली रोक दिया जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये भी ब्रिज टाउन इनिशिएटिव का एक पॉइंट कंसिडर कर लें। अच्छा, V20 अकरा मराकेश एजेंडा, ये क्या है? V20 तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसमें ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं। V20 का काम क्या है? ये है वल्नरेबल 20, मतलब आप कह रहे हैं वल्नरेबल होता है कि ऐसी कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, उनको उनकी वल्नरेबिलिटी जो है क्लाइमेट चेंज में वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंडर ये अकरा मराकेश एजेंडा जो है वो बनाया गया था। तो इसका अकरा मराकेश एजेंडा का क्या काम था, इसमें क्या, जो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? इसके लिए क्लाइमेट मिटिगेशन ट्रस्ट टू ड्रा इन 5 ट्रिलियन, सिर्फ $5 ट्रिलियन जो है वो क्लाइमेट एक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है इसको। अच्छा, कंसेशनल फाइनेंस में जो है उसको उस तक रसाई हासिल करना, वो किस तरह हो सके? कंसेशनल फाइनेंस का मतलब है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट जो वो कम से कम होता है, वो क्लाइमेट एडेप्टेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस को अचीव करने के लिए आप कंसेशनल फाइनेंस तक रसाई देना, उसको बढ़ाना। अच्छा, MBD मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, उसको एक्सपेंड करना,
ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तकरीबन $1 ट्रिलियन का जो है वो कैपिटल प्रोवाइड कर सके। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसके लिए फंडिंग करना, और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको जो ज़्यादा है जो है वो अब कह लें कि शॉक ऑब्जॉर्बेंट बनाना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी भी किस्म की जो आने वाली डिफ़िकल्टीज़ है उसको बर्दाश्त कर सके। तो ये थे एकरा मराकश एजेंडा के मेन पॉइंट्स। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं ब्रिजस्टोन इनिशिएटिव के बाद, और इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि ब्रिजस्टोन इनिशिएटिव जो है ये बहुत से टेक्निकल और पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना कर रहा है कि किस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रिशेप किस तरह किया जाए, इसमें इसको काफ़ी जो है चैलेंजेस दरपेश हैं। और दूसरा, डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए जो लिक्विडिटी नीड्स हैं कि अपने एसेट्स को किस तरह कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो ब्रिजस्टोन इनिशिएटिव फेस कर रहा है। अगर इन ऑब्स्टेकल्स पे, इन रुकावटों पे हम ओवरकम कर लेते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं इनको, तो हम जो है इससे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव से बेनिफिट्स ले सकते हैं। हम इसको इन ऑब्स्टेकल को किस तरह से कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं कि आप जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें शामिल होना पड़ेगा, इंगेज होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो है वो भी अपने जो उसकी पेमेंट्स हैं, लोन की पेमेंट्स हैं, उसको वो पास करवा सकता है। इसके अलावा अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करवा सकता है, और अपने जो है उसको इंटरेस्ट को वो सस्पेंड करवा सकता है फॉर सम टाइम। क्यों, कैसे करवा सकता है? अगर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट जो सिस्टम है जो अभी रिसर्च चल रहा है उसमें ग्लोबल नैरेटिव को फॉलो करे। अगर पाकिस्तान भी उस ग्लोबल नैरेटिव को फॉलो करता है क्लाइमेट के हिसाब से, तो पाकिस्तान जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है इस इनिशिएटिव से। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि क्लाइमेट वल्नरेबल ग्रुप्स में के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह के V20 है, अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ानी पड़ेगी। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। प्लैक्स, ये पॉलिसी को भी कहते हैं, एजेंडे को भी कहते हैं। कंपल्सन होता है कि आप आज़ाद नहीं होते किसी काम को करने के लिए, आपको फोर्सफुली जो है वो काम करवाया जाता है। यूजिंग फोर्स टू कॉज समथिंग टू अकर। अनफोल्डिंग होता है, एक्सपेंडिंग फैलता हुआ, स्प्रेडिंग। आर्टिकुलेशन होता है कि ऐसा तरीका, ऐसा मैनर जिसमें चीज़ों को जो है वो इकट्ठा रखा जाता है, जॉइनिंग की जाती है उनकी। डिस्कोर्स होता है, कम्युनिकेशन ऑफ थाट्स। अच्छा, एकरा ये कौन सी मुल्क का एक शहर है? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो ये डॉक्टर कमाल लमुनो ने लिखा है। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की कमी है, पाकिस्तान लैग कर रहा है इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को। इसकी जो क्या रीजन हो सकते हैं, IMF प्रोग्राम क्या है बेसिकली, और इसमें जियो पॉलिटिक्स किस तरह इन्वॉल्व हो रही है वो उसको डिस्कस करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन का जो पाकिस्तान में आजकल शोर वोगा चल रहा है उसका जो है उसको डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट बनी है इसको 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी है जो स्ट्रेटजी नहीं बनाई इकॉनमी के लिए। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर किसी भी किस्म के इकोनॉमिक मैनेजर्स ने कोई भी किस्म की कोई पॉलिसी जो है वो नहीं दी। अगर मतलब दी भी है तो वो भी एक एड हॉक किस्म की है, मतलब वक्ती किस्म की है, जो लॉन्ग टर्म आपको जैसे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जिनके अल्टीमेट जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास वो हमने सेट नहीं किए हुए। तो फाइनेंस मिनिस्टर को अगर देखें या उनकी टीम को देखें तो वो जो है अपने जो है चंद कन्वर्सेशंस में ही वो क्विक सॉल्यूशंस में ढूंढने के लिए 5 किस्म के कन्वर्सेशंस में पड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि वो ये कहते हैं कि उनके पास एक जो है नया जो IMF प्रोग्राम जो उनको वो मिल जाए। ये ज़रूरी है, इसके लिए मतलब ये तो इसका कोई इनकार नहीं कर रहा है कि ये पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ये ज़रूरी है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
लेकिन बाद जो असल में मसला शुरू होता है कि हम ये प्लान लेने के बाद हम इसके गोल क्या है हमारा, इसको प्लान को लेने के बाद हम इसके पोस्ट आईएमएफ प्रोग्राम जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि हम फ्यूचर में इस प्लान के बाद क्या करना चाह रहे हैं। हम ये जो प्रोग्राम लेते हैं आईएमएफ का से लोन लेते हैं, उसको आगे मज़ीद कई दफ़ा लोन पे कर रहे होते हैं, कई दफ़ा अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको पे कर रहे होते हैं, जो लोन्स पे इंटरेस्ट हैं। तो हम इसको किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में जो है कोई भी किस्म की डिस्कशन जो है वो स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। आईएमएफ प्रोग्राम जो बेसिकली ये था कि ऐसी कंट्रीज़ को, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो इकोनॉमिक जो है ट्रबल्स में माली मुश्किलात का शिकार हैं, उनको किस तरह से हेल्प की जाए, और जो कि अपनी फॉरेन एक्सचेंज में वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे हैं, उनको किस तरह से इसमें हेल्प की जाए। अब दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है कि आईएमएफ प्रोग्राम का, कि जब आईएमएफ प्रोग्राम किसी भी कंट्री के साथ शुरू हो जाता है तो बहुत से दूसरे इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, तो वो भी उन कंट्रीज़ के साथ इंगेज हो जाते हैं जो पहले ऐसा करने से बहुत हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, वो हेजिटेंट होते हैं ऐसा करने से, उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए। आईएमएफ प्रोग्राम ये अब ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो ये फाइनेंशियली स्ट्रक्चर्ड एक इदारा है कि, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स जो है वो भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसकी अगर टर्म्स और कंडीशंस आप देखें तो उसमें अक्सर दफ़ा ऐसा देखा गया कि उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, जियो पॉलिटिक्स जो उसमें अपने काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होती है। आप फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे हम रिसेंटली जो होने वाली एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में, उसको देखते हैं तो एक तरफ वो पाकिस्तान की काफ़ी हद तक जो है वो तारीफ़ भी कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमिक स्टेप से पाकिस्तान ने लिए, उसके हिसाब से वो काफ़ी प्रेज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो वो पाकिस्तान को उन 6 कंट्रीज़ में शामिल कर रहे हैं कि जो बहुत अनस्टेबल इकोनॉमीज़ की हामिल हैं, इनकी इकोनॉमीज जो है वो बहुत वोलेटाइल हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर रही, और यहाँ पे सिविल वार और सोशल इंटरेस्ट का उनको ख़तरा नज़र आ रहा है। उन 6 कंट्रीज़ में उन्होंने पाकिस्तान को भी शामिल किया है। आईएमएफ ये जानते हुए कि पाकिस्तान को जो लोन देना है वो उनके लिए हाई रिस्क है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ की डायरेक्शंस को फॉलो करता जा रहा है, कंटिन्यूज टू फॉलो द आईएमएफ डायरेक्शंस। अच्छा, इसमें अगर आप जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो किस तरह से आईएमएफ में वो जियो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहा है कि आईएमएफ अगर जो है वो चाहता है कि आईएमएफ जो लोन्स हैं वो पाकिस्तान जो है सी पैक के लिए इस्तेमाल ना करे, तो ये बड़ी अजीब सी उनकी मंतक है, अजीब सी बात है ये, और ये वाज़ह तौर पे ये जियो पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट का एक वाज़ह सबूत है ये। अगर हम देखें पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इतनी ज़्यादा आज़ाद नहीं है, हम अपने डिसीजन मेकिंग में इतने ज़्यादा जो है आज़ाद नहीं है, तो उसकी बेसिक वजह क्या है कि हम जो है आईएमएफ के लिए लिटरली कहें, सॉरी टू से, कि हम आईएमएफ के ग़ुलाम बन चुके हैं। तो अब जब आप इस तरह की आप इकोनॉमी सपोर्ट ले रहे होते हो तो आप अपनी सॉवरेनिटी जो आपकी है वो आप उनको गिरवी दिखा रहे होते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर जो आपकी है वो आप गिरवी दिखा रहे होते हो उस इंस्टीट्यूशन को जिससे आप इस तरह के लोन्स या इकोनॉमिक सपोर्ट जो है ले रहे होते हो। अब पाकिस्तान के केस में देखें तो पाकिस्तान ने अपनी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो पाकिस्तान के हाथों से स्लिप होके आईएमएफ के पास है। पाकिस्तान में फ्यूल के रेट्स बढ़ाने हों, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाने हों, या मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना हो, तो ये सब पाकिस्तान जो है आईएमएफ के कहने पे ही कर रहा होता है। आईएमएफ इसको कहता है तो पाकिस्तान इसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ें आईएमएफ के लिए वो ज़रूरी भी समझते हैं। क्यों ज़रूरी समझते हैं कि उन्होंने जो है इंश्योर करना होता है कि जो वो पे कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं किसी भी कंट्री को, वो उन्होंने वापस भी जो लेने होते हैं। इसको इंश्योर करने के लिए इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन कंट्रीज से। लेकिन उनके जो वापस लेने का तरीका होता है वो तो उनके अपने हिसाब से ही होता है कि वो उनकी अपनी यार्ड स्टिक्स होती हैं, जिस हिसाब से वो दे रहे होते हैं उस हिसाब से नहीं दे रहे होते। इसमें बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। इसमें हम फाइनेंस मिनिस्टर की जो एफर्ट्स हैं उसको हम काबिल कदर नज़र से देखते हैं कि वो एक टाइमली आईएमएफ प्रोग्राम के लिए जो निगोशिएशंस कर रहे हैं,
तो वो एक मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो है $8 बिलियन का लेआउट पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस सारी सिचुएशन से हम किस तरह से निकल सकते हैं, इसमें राइटर ने दो तरीके बताए हैं कि हम तो एक तो है होता है कि फैमिली सिल्वर उसको बेचना। फैमिली सिल्वर मतलब आपके जो एसेट्स होते हैं आप उनको बेचना शुरू कर देते हो। और दूसरा जो होता है कि लीजिंग आउट द कंट्रीज रिसोर्सेज टू फॉरेन बिल्डर, कि आप अपनी कंट्रीज के जो रिसोर्सेज होते हैं, एसेट्स होते हैं, दूसरे जो हैं फॉरेनर्स को उनको आप लीज पे देने शुरू कर देते हो, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन में होता है। तो इसमें हम क्या होता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो हम नहीं देख रहे होते, आप कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके ऐसा करने के लीजिंग के, उसको हम नहीं देख रहे होते, उसको हम नहीं करते हम। और आयरनिकली आप देखें तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया कि जो 2 से 3 जो डिकेड्स हैं उनके मतलब दिहाइयों के लिए वो कोई लंबा जो है वो किसी भी किस्म का नज़रिया रखता हो, किसी भी किस्म की वो स्ट्रेटजी बना के रखा हो मतलब लंबे अरसे के लिए। ये एक क्विक फ्लो ऑफ मनी होता है जो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म जो है मनसूबेबंदी नहीं वो नहीं की जाती। प्राइवेटाइजेशन ये क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि अब गवर्नमेंट का जो एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ से निकल कर किसी प्राइवेट इदारे को चले जाते हैं, प्राइवेट कंपनी को चले जाते हैं, या किसी और पर्सन को चले जाते हैं, वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में नहीं रहते। अगर पीआईए को की प्राइवेटाइजेशन की काफ़ी बातें चल रही हैं, अगर पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो ये दूसरे भी बहुत से जो हमारे इदारे हैं जो कि मतलब रिसोर्स ड्रेनर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, उनको भी प्राइवेटाइज करने का जो एक रास्ता है वो हमवार हो जाएगी, उनकी राह हमवार हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस ये किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करती है कि ट्रांसपेरेंसी पे, कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो, प्राइवेटाइज कर रहे हो, तो उसको कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया, उसमें किसी किस्म की करप्शन तो इन्वॉल्व नहीं होगी। दूसरा आप किसको बेच रहे हो, कौन इसको ख़रीद रहा है। अगर कोई मतलब ये पॉलिटिक्स के हिसाब से नेपोटिज्म के हिसाब से देखें तो वो तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। आप काबिल मतलब इस बंदे को दोगे जो काबिलियत रखता है इसकी, उसको दोगे तो प्राइवेटाइजेशन आपकी सक्सेसफुल होगी। तीसरा होता है कि आप जो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको जो है वो बेच रहे हो। तो ये 3 चीज़ें जो है इन पे प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस रेट जो है डिपेंड करता है। अगर पास में देखें तो बहुत सी प्राइवेटाइजेशन एक्सरसाइजेज जो हुई हैं हमारी कंट्री में, उनमें ये तीनों के तीनों जो हैं ये कंडीशंस ये नहीं थी। तो उसका आप जो है अंजाम भी आपने देख चुके हो कि जैसे कि पीटीसीएल की और के इलेक्ट्रिक की जो की गई थी प्राइवेटाइजेशन, उसमें आप इसका अंजाम वो देख चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन अगर इन 3 चीज़ें जिसमें लैग कर रही हो तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आनी थी, आने के बजाय वो जाने शुरू हो जाती है रिपैट्रिएशंस के हिसाब से। रिपैट्रिएशंस क्या होता है कि आप जो अपना सरमाया होता है, अपना कैपिटल होता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या आपको जो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, या रॉयल्टीज़ होती हैं, या टेक्निकल फीस, जो कुछ भी आपको होता है, आप वो फॉरेन में अपने जो आपकी मतलब है कंट्री मदर लैंड है, आप उसको शिफ्ट कर रहे होते हो, आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। अगर इस तरह का कोई सीन हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा जो आपका मनी वो कंट्री में रहने के बजाय आपकी बाहर चली जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज ड्रेनर के तौर पे ये काम कर रहा होता है। तो इसका इस तरह की प्राइवेटाइजेशन का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। बीइंग ऑन द बोर्ड कई होता है किसी चीज़ को ज्वाइन करना, पार्टिसिपेट करना। रिलेक्टेंट हेजिटेंट होता है, हिचकिचाना। कॉनोटेशन होता है, इंटेंशन को कहते हैं। टेंटामाउंट होता है इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस। चेरी पिकिंग, सेलेक्ट द बेस्ट स्टफ फ्रॉम व्हाट्स अवेलेबल, कि आप जो चीज़ अवेलेबल है उसमें से आप बेहतरीन जो है अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर लेते हो। वो द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स।